बताइए कल के डिस्कशन से अगर कोई डाउट है तो। बताइए। कोमल जी, क्या बताएं आपको माल्थुसियन हाइपोथेसिस के बारे में? पहले आप कुछ बयां कीजिए, क्या है ये? हाँ, कोमल जी, क्या किस पॉइंट से आपको बताएं माल्थुसियन हाइपोथेसिस के बारे में? क्योंकि माल्थुसियन हाइपोथेसिस कहती है कि पॉपुलेशन बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? एक्सपोनेंशियली। यानी ही सेज कि ये ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। तो ये जो है उसका कहना है कि ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेसिव है। और पॉपुलेशन यदि बढ़ती चली जाएगी एंड द पॉपुलेशन इंक्रीज जो रेट है, इफ इट इज ग्रेटर देन द फूड सप्लाई, देन देयर विल बी डिसइक्विलिब्रियम। सारे तंत्र में एक तरीके का असमानवाद आ जाएगा। यह है नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव ये कह सकते हो आपकी नेचर का अपना तरीका है पॉपुलेशन को रोकने का, नेचर का अपना तरीका है सारी चीजों को कंट्रोल करने का। तो माल्थुसियन की थ्योरी ने एक तरीके से हमें इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में हमारी मदद की है। इट हैज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट्स व्हाट यू कैन से। और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है उस तरीके से फूड सप्लाई नहीं बढ़ सकती, तो पॉइंट ऑफ क्राइसिस आ जाएगा एक लिमिट के बाद। रिसोर्सेज क्योंकि आपके ऐसे बढ़ेंगे और पॉपुलेशन आपकी ऐसे बढ़ जाएगी। भारत के केस में देख लीजिए। तो ऐसा माल्थुसियन का कहना था, रॉबर्ट माल्थस का। इससे आपका किसी भी प्रकार का विकास होना असंभव है। अब आप मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया और इसमें और क्या बताया? समझ में क्या आया? दो लाइनों में अपने विचार प्रकट कीजिए। करिए। कोमल जी, कोमल जी लिख के दे दीजिए मुझे 2 लाइनें, so that we can move forward with a lot of happiness.
पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉजिटिव चेक ऑफ नेचर इन द फॉर्म ऑफ स्टारवेशन। नो 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 नो, ये क्यों कह रही हो आप? इन द फॉर्म ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीजेस। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो, अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी तो सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस करेगा। मतलब इसकी जगह आप ये कह सकते हो सोसाइटी संभाल नहीं पाई। ऐसा उसने कोई विनाश हो जाएगा ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो हम पहले बात कर रहे थे, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका बर्थ रेट का, उसको हम कहते हैं CBR। CBR यानी क्रूड बर्थ रेट। है ना, क्रूड बर्थ रेट होता है वो CBR। यानी कि क्या है? यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक है और कितने लाइव बर्थ हैं पर 1000। लाइव बर्थ शब्द पे ध्यान दीजिए, एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000। यानी कि स्पेसिफिक बर्थ रेट्स होते हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए और जेंडर के लिए। इससे क्या पता चलता है हमें? इससे हमें पता चलता है फर्टिलिटी ऑफ वुमेन ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन। fertility of a woman of a given population। यानी कि किस एज ग्रुप में, सोसाइटी के किस उसमें कल्चरल, ज्योग्राफिकल, एजुकेशनल, डेवलपमेंटल फैक्टर्स के कारण क्या बर्थ रेट। अब यदि एक नेशन का बर्थ रेट हाई रहता है डेवलपिंग फेज तक आते आते, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ रेट हाई होगा। बर्थ रेट जब हाई होगा तो पॉपुलेशन बर्डन भी हाई होगा। पॉपुलेशन बर्डन भी हाई होगा तो इसका मतलब ये है कि भाई रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए। बर्थ रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ फीमेल पॉपुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एज सुन एज एजुकेशन and other factors are into play, it gets stabilized। awareness से भी stabilization आता है। तो death rate can significantly come down because of health and because for example pandemic जैसे हुआ, famines हैं। लेकिन बर्थ रेट में गिरावट जब आएगी जब there is a stabilization in the whole process and the socio-cultural phenomena that also supports controlling over birth। क्योंकि जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी तो बर्थ रेट विल गो टुवर्ड्स डाउन, जैसे केरला, तमिलनाडु, बिकॉज इन दो स्टेट्स जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब जो बर्थ रेट है वो फर्टिलिटी रेट से भी कम हो गया है। इट हैज इवन कम डाउन द रिप्लेसमेंट रेट फैसिलिटी। रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी नया जन्म फिर और नया जन्म, तो क्या उसको उतना रिप्लेस कर रहा है वो? यानी जितना अब फर्टिलिटी बैंड है उससे भी कम जन्म दर है। ऐसा भी पॉसिबल है ना, रिप्लेसमेंट लेवल एक हमारा अचीव कर लिया हमने, लेकिन बिकॉज पॉपुलेशन इज नॉट वेरी एजुकेटेड, पॉपुलेशन इज नॉट वेरी अवेयर in states like Bihar or in other states, there is going to be a problem। तो वहां उस केस में
फर्टिलिटी रेट कम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी कम नहीं होगा। जैसे ही इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करता है, वैसे ही आप मान लीजिए चीजें कंट्रोल में आती है, अवेयरनेस आता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अगर कम होगा तो डर के मारे ज्यादा बच्चों के जन्म भी नहीं होंगे। पहले भारत में ऐसा था, ना फैसिलिटीज हैं ना कुछ है, अरे भाई पता नहीं जिएगा नहीं जिएगा, 4 बच्चे पैदा कर दिए, 6 बच्चे पैदा कर दिए, 1-2 जी गए, 4 जी गए, 5 जी गए। अब तो अर्बन एरियाज में, गुड़गांव जैसे जो अर्बन है, उनमें तो डिंग का कॉन्सेप्ट है, डबल डबल इनकम नो किड्स, दोनों कमाएंगे लेकिन बच्चे नहीं चाहिए। हाँ, ध्यान से देखो तो दिखाई देगा। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अगर डिक्लाइन होगा तो चीजें बदलेंगी, जैसा मैंने कहा। अब टोटल फर्टिलिटी रेट तमिलनाडु और केरला जैसे, उसमें तो 1.7 से भी कम आ गया है, लेकिन बिहार, वेस्ट बंगाल, उसका अभी भी हाई है। आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कंपेयर कीजिए और बर्थ रेट्स को बनाकर एक पीपीटी बनाइए और फिर हम उसको देख सकते हैं। तो ये हुई थी बात, व्हाट इज बर्थ रेट। अब एक कॉन्सेप्ट होता है फर्टिलिटी, कि फर्टिलिटी क्या है। सो फर्टिलिटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। फर्टिलिटी इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। फर्टिलिटी इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, उसको हम कहेंगे फर्टिलिटी। यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन, एक एज ग्रुप के अंदर, जिसको हम 15 से 49 मानते हैं, उस एज ग्रुप के अंदर, चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर, क्या वो है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन, और एज ग्रुप 15 से 49, ये आ गया आपका फर्टिलिटी रेट जो हम अभी बात कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? रिलीजियस फैक्टर, क्योंकि हर धर्म कहता है प्रोपगेट करो, बढ़ाओ, ज्यादा अनुयायी होंगे, ज्यादा भक्त होंगे। बुद्धिज्म ऐसा नहीं कह रहा, जबकि रिनंसिएशन की बात करता है, थोड़ा सा एसेटिसिज्म की बात भी है, जैनिज्म भी है। दूसरा फैक्टर क्या है हाई फर्टिलिटी इंडियन वुमेन के लिए? मैरिज। जिस लड़की की शादी नहीं हुई वो खत्म, परिवार खत्म। माँ बाप की चिंता ये नहीं है कि पढ़ाई में क्या खर्चा आएगा, माँ बाप की चिंता ये है कि दहेज देना पड़े। माँ बाप दहेज के लिए इकट्ठा कर सकते हैं कैसे भी करके बचपन से, लेकिन पढ़ाई के लिए करना थोड़ा मुश्किल है। शादी कैसे होगी, और कौन शादी करेगा, घर का काम आना चाहिए, हमारे ही समाज में होनी चाहिए, समाज में नाक कटा दी, बहुत सारे खेल हैं इसमें। पढ़ाई को सबसे पीछे रखा गया है और अंगड़ाई को सबसे आगे रखा गया है, जबकि चाहिए पढ़ाई, बाकी चीजें बाद में, ऐसा जनरल माना जाता है। तो रिलीजियस फैक्टर हो गया, मैरिज हो गया। उसके बाद एज ऑफ मैरिज जितनी कम होगी, मैंने जैसा पहले बताया था, उतना जल्दी विवाह का प्रेशर होगा, उतने ज्यादा बच्चे होंगे। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है वो, अगर आपकी शादी हो भी गई तो आपकी सासू माँ जो है पैर बाद में छुआएगी, पहले कहेगी एक चांद दे दे, एक सितारा दे दे, एक ये दे दे, एक वो दे दे। तो ये सारी चीजें होने से, जो कि आम प्रतीत होती हैं, हर घर में अगर एक चांद सूरज आएगा या चांदनी आएगी तो भारत की जनसंख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चांदनी आएगी तो उसको भी खाने पीने को चाहिए, चांदनी को कल को स्कूल जाना है, 100 काम है। तो पॉइंट यही है कि ये सारी चीजें हमारी हाई पॉपुलेशन की तरफ इशारा करती हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी है,
अनऑर्गेनाइज लेबर है तो उसके लिए भी बच्चे ज्यादा ही चाहिए, ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसा आएगा। ज्वाइंट फैमिली भी इसका एक फैक्टर है, बिकॉज ज्वाइंट फैमिली में अगर बच्चा पैदा हो गया, ये तू बच्चा दे दे बस, मैं संभाल लूंगी, मैं पाल लूंगी उसको, या मैं पाल लूंगा उसको। ज्वाइंट फैमिली में वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक बर्डन नहीं आएगा, मिलजुल के हो जाता है, नुकसान भी है फायदे भी हैं। तो ये सारे फैक्टर हमारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर के एंगल से अगर हम देखें तो ये हाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद जो है एजुकेशन नहीं हो पाती इतनी, अब तो फिर भी सिचुएशन चेंज हो रहा है, सोसाइटी के लेवल पर भी है, बिकॉज द चाइल्ड बियरिंग जो एज है, चाइल्ड रियरिंग एज है, वो लाइफ के बेस्ट ईयर्स हैं, प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, और वो इसमें चले जाते हैं। तो इसकी वजह से सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इससे मेल और फीमेल के बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ जाती है। वुमेन एक्सेसिव चाइल्ड बियरिंग की वजह से वुमेन की हेल्थ में भी फर्क आ जाता है, चिल्ड्रन जो है वो डेलिक्वेंट भी हो जाते हैं, डेलिक्वेंसी जिसे हम कहते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज में बच्चे स्कूल नहीं जाते, कोई पंचर ठीक कर रहा है, कोई चार्जर कर रहा है, पैसे आ ही रहे हैं सब तरफ से 10,000, मान लो 4 लड़के हैं घर में और चारों लड़के 10-15 हजार रुपए कमाते हैं, 20,000 रुपए कमाएंगे, उनके बच्चे भी फिर जो है स्कूल नहीं जा रहे मान लो, तो 20-20 हजार करके लाख रुपए घर में आ जाता है, उनका काम चल जाता है, किचन सिंगल रख लेते हैं और पढ़ाई पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं समझते। जिस धड़ल्ले से हिंदुस्तान में स्कूटी बाइक क्रेडिट कार्ड पे मिलती हैं, उस धड़ल्ले से पढ़ाई की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। और गर्ल चाइल्ड की तो पूछिए मत, गर्ल चाइल्ड तो उससे भी बड़ा जहन्नुम हो गया। तो ये सारे फैक्टर हमें मजबूर कर देते हैं हाई फर्टिलिटी रेट की तरफ। चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है। अब आता है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब क्या हुआ? डेथ रेट। डेथ रेट में भी जैसा मैंने कहा कि उसमें भी अलग अलग फैक्टर हैं कि क्रूड डेथ रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, और साथ में फर्टिलिटी रेट क्या है। तो क्रूड डेथ रेट और IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारे फैक्टर हमें दर्शाते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो क्रूड डेथ रेट तो जैसे मैंने बताया, जितनी भी टोटल डेथ होती है एक कैलेंडर ईयर में, टोटल डेथ रजिस्टर्ड इन स्पेसिफिक कैलेंडर ईयर, उसको जब आप डिवाइड करते हैं या उसको जब आप कंपेयर करते हैं टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल मिड ईयर कैलेंडर ईयर टू द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, उस साल मिड ईयर में कितनी पॉपुलेशन है उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उससे आपका क्रूड डेथ रेट निकल आता है। तो क्रूड डेथ रेट रेशियो ऑफ द डेथ रजिस्टर्ड, टोटल रजिस्टर्ड डेथ्स, जैसे एक हमने कोरोना में बोला
जितनी डेथ रिपोर्ट की गई, डेथ इससे बहुत ज्यादा है, but then they will come into only systemic play when they are being acknowledged. तो total registered deaths एक कैलेंडर ईयर में, और उस कैलेंडर ईयर की डेथ्स को जब आप टोटल मिड ईयर उस साल की जो पॉपुलेशन थी उससे डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका आ जाता है क्रूड डेथ रेट। अब मोर्टेलिटी रेट की पे क्या क्या फर्क पड़ेगा? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जैसा मैंने कहा, ऑब्वियसली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, फैसिलिटीज है नहीं, तो हाई एमआर, हाई आईएमआर और हाई एमएमआर जैसे अफ्रीका में है। तो इससे क्या पता चलता है? पुअर इंस्टीट्यूशनल हेल्थ, पुअर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पुअर, अनइक्वल एक्सेस, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन चाइल्ड बीइंग नेग्लेक्टेड। तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, और वो स्कीम चाहती हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़े। 1921 में जो सीडीआर थी वो बहुत हाई था, वो क्रूड डेथ रेट बहुत हाई था, क्योंकि उस बार इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुआ था, एपिडेमिक हुआ था, उसमें बहुत मतलब लाखों लोग मारे गए थे। और डेथ रेट जो है 1921 के बाद डिक्लाइन होना शुरू। एवरेज एनुअल डेथ रेट आप कह सकते हैं कि 1921 के बाद 1970s, 1980s, 1990s तक आप वो डेथ रेट तो गिरता ही जा रहा है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। 2011 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 20 इयर्स थी, 21 इयर्स, वही इंक्रीज करके 2011 में वो 64 साल हो गई, कि ये है भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 साल। हमने मेडिकल क्योर ढूंढे, हमने बड़े बड़े रिसर्च है, बड़े बड़े साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये सब तो आ गया एक फैक्टर। अब एक जो बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन के डायनामिक्स में, वो है माइग्रेशन। ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इसको इंडिया बुक के एक चैप्टर से आप देख सकते हो, नेशनल सिंबल्स चैप्टर से पहले दिया रहता है आईएमआर, एमएमआर, सेक्स रेशियो, उससे जो है एकदम करंट वाला डेटा आप ले लीजिए, या रजिस्टर ऑफ कंपनीज के वेबसाइट से ले लीजिए। माइग्रेशन, तो माइग्रेशन है, इट इज ए परमानेंट और सेमी परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, so migration is a permanent or semi permanent change of residence, that is called migration. इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मोर्टिलिटी भी एक कंपोनेंट है, फर्टिलिटी भी एक कंपोनेंट है। माइग्रेशन क्यों होता है? इट इज a response to the human economic, social, demographic and even environmental challenges or demands. It is also a resource drain, इसको हम brain drain भी कह सकते हैं, या फिर there is a forced migration because of war or because of calamity. जैसे माइग्रेशन होता है उसी के हिसाब से पॉपुलेशन डिवीजन पे ही फर्क पड़ता है। माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ सोशल चेंज इन सोसाइटी। ठीक है ना जी, इट इज अ सोशल चेंज इन, बताइए, सोसाइटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 तरीके से माइग्रेट हो सकते हो, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन। रूरल टू रूरल कैसे होगा? ब्याह होगा, एक गांव से दूसरे गांव में जाओगे, जमीन बेच के भी बच जाते हैं लोग रूरल टू रूरल में।
रूरल टू अर्बन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद ही एग्जाम्पल हो आप रूरल टू अर्बन के। अर्बन टू अर्बन के भी एग्जाम्पल बहुत है, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, ट्रांसफरेबल जॉब, बाकी चीजें हैं, शादी हो गई, स्कूल कॉलेज के बाद आप सेटल हो गए। और अर्बन टू रूरल जब आप बोलते हो नहीं भाई बहुत दुनिया देख ली, सब छलावा है, सब मोह माया है, गांव में खेत खरीदा, गांव में खेती करनी शुरू की, ऑर्गेनिक खेती की आपने, गांव के बच्चे को पढ़ाना भी शुरू किया, वहीं पे आपने क्लिनिक खोल लिया, ये हो गया आपका अर्बन टू रूरल। आप जिंदगी में क्या करना चाहोगे ये आप देख लीजिएगा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट्स रूरल ही हैं, वो अर्बन भारत नहीं है। ना वहाँ स्विगी आती, ना वहाँ सो कॉल्ड जोमेटो होता, ना आपका वहां पर चार्टर्ड बसेस हैं, ना चार्टर्ड कार्स है, ना कुछ। दे आर टिपिकली रूरल इंडिया। और उसके ऊपर भी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सारे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है। ठीक है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट इसमें मान लीजिए, फैमिली के 2 आदमी माइग्रेट हो जाते हैं, वो 10 लोगों को और बुला लेते हैं भाई, वर्कर पहले 4 गए, फिर 6 गए, फिर 10 गए, फिर 15 गए। भाई आया, भाई ने सब्जी बेचनी शुरू की गुड़गांव में, छोटे भाई को भी 3 साल बाद पहले अपने साथ बिठा लिया, उसने भी सब्जी बेची, धीरे धीरे दोनों भाइयों ने अलग अलग सब्जी बेचनी शुरू कर दी, और वहीं किराए पर रहने लगे, और बाद में अपना घर भी बना लिया। दैट इज कॉल्ड चेन माइग्रेशन। उसको कहते हैं चेन माइग्रेशन। तो वॉलेंट्री होते हैं माइग्रेशन के बहुत सारे कारण, लो इनकम होती है, और लो एग्रीकल्चर इनकम भी है, लो एम्प्लॉयमेंट है, और जैसे मैंने कहा एजुकेशन भी एक फैक्टर हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, और आपकी लैंड के ऊपर ज्यादा जोर भी हो सकता है, जमीन के ऊपर। सो दीज आर कैटेगराइज इनटू 2 फैक्टर्स। एक को आप कहते हो पुश फैक्टर्स, और एक को कहते हो पुल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं बताइए? पॉवर्टी, वेरी गुड। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन हो सकता है। और पुश फैक्टर तो बहुत सारे हैं। एग्रीकल्चर है, डूब गया, उस साल कुछ हुआ ही नहीं, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, शादी हो गई क्या करोगे? सोचने पड़ेंगे। इसीलिए आप, एक कॉन्सेप्ट है नीति आयोग का, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। पुल फैक्टर भी होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज हैं, पुल फैक्टर है। सिटीज एक्ट एज ए मैग्नेट। लेकिन सिटी में अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, कोरोना आ गया, मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट है, तो फिर वापस चले जाते हैं। अब तो एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर है। एनवायरनमेंट एक पुश फैक्टर है अर्बन से रूरल में जाने का। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत जात पात है, बहुत ज्यादा छुआछूत है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप चले जाओगे रिलीजियस फ्रीडम लेने के लिए शहरों में। शहर में कोई ना पूछ रहा, गांव में सब टोका टाकी घूंघट है, ये है। शहर में तो सुट्टा मारो, खाने के साथ आप ड्रिंक लेते हो, कोई ना पूछता। उसके बाद गांव में आप जो है गलत टाइम के ऊपर दूध की जगह लस्सी पी के दिखा दो,
उसमें भी बात उठेगी, ये कोई टाइम है, ये गलत है। और शहर में निक्कर पहन के बैठे रहो। यहाँ तो बुआ जी आ जाएंगी, ताऊ जी आ जाएगा, चाचा आ जाएगा, दादा देख लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम काले हो गए हो, तेरे मुंह पे फुंसी हो गई है, तू मोटी हो गई है। लड़कियों के लिए है ये, लड़कों को कोई नहीं पूछ रहा। लड़के तो केले खाते हैं, दूध पीते हैं और कसरत करते हैं, उनकी जिंदगी पार है। बात तो लड़कियों की हो रही है। तो इन रिलीजियस फ्रीडम भी एक फैक्टर है, समझे। आप निकल गए, आपने अपनी, हमने तो एयरपोर्ट पे भी देखा है लोगों को, एयरपोर्ट के ऊपर भी मतलब नहीं रहना, मुझे ये नहीं होना। तो ये नहीं है कि अर्बन फैसिलिटीज मिल गई तो जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत और तरह के कष्ट हैं। हर हर दूसरे दिन आता है। 16वीं फ्लोर पे खड़े थे, गिर गए। हमारे समझ नहीं आता ऐसे कोई कैसे गिर जाते, पर गिर जाते हैं लोग, बच्चे गिर जाते हैं। अभी एक था, एक हफ्ता पहले ही था, चेन्नई का। फादर ऑफिस निकल गए, मदर बच्चा सो रहा था छोड़ के वॉकिंग पे निकल गई। अपार्टमेंट सेफ एकदम, कोई टेंशन नहीं। 3 साल का बच्चा कमरे में सो रहा था, उठा, मम्मी डैडी को देखा, नहीं है, बालकनी में आया, ऊपर चढ़ा चेयर लगा के, और नीचे, खत्म। गांव में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। चारों तरफ से कुछ ना कुछ ढूंढना होता ही रहता है वहां। बहुत फैक्टर्स हैं, लोनलीनेस, इम्पर्सनल बिहेवियर। यहाँ प्रेम से, गांव से आप प्रेम से, हर चीज वहां कमर्शियल नहीं होती। हर चीज, सारी चीज कमर्शियल एंगल से नहीं दी जाती, मिलजुल के चीजें होती है। पर शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में तो मिठाई भी दे के आओगे तो बदले में मिठाई दे दोगे उसी टाइम, उतने की ही, ना ज्यादा ना कम। उसमें प्रेम का भाव कहाँ आया। गांव में तो होता है, आपके खेत में गन्ने होते हैं, आपके खेत में कुछ होता है, खरबूजे उगते हैं, 2 किलो बढ़िया बढ़िया खरबूजे आप किसी के पास भिजवाते हो, आप किसी के सामान देते हो, खुश होके देते हो, कोई पैसा नहीं मांगता उसका। हर चीज का पैसा नहीं होता और सर यहाँ पे तो लस्सी भी है। पैसों में मिलती है। लस्सी भी पैसों में मिलती है, मुझे पैसों बड़ा में अजीब मिलती लगा है। था मुझे जब बिल्कुल बड़ा अजीब यहाँ पे लगा था देखा था मैंने आगे। हैं। लस्सी थैली में, वो भी 500 ml 10 रुपए की। गांव में लस्सी को ऐसे सोचते हैं कि भाई ऐसे ही दे देते हैं। अरे अच्छा मानते हैं उसको, व्यवहार का पार्ट है वो। शहरों में तो ऐसा भी है, जब दिवाली, होली और जब त्योहार आते हैं तो इतनी डिमांड बढ़ जाती है घी की, कि घी लिखकर, डालडे को घी लिखकर भी बेच दिया जाता है। घी 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो तक वो डालडा बिक जाता है। घी, जोत का घी, पूजा का घी। और होता क्या है वो, डालडा है, पर उसको घी बोल देते हैं। अब कर लो क्या करोगे, ठीक है ना। ऐसे ही शहर में जैसे पार्किंग का है, टाइमिंग है पार्किंग की, 10 से 11 50 रुपए, 11 बज के 2 मिनट हो गए, 100 रुपए हो जाएंगे। गांव में खेत के बीच में खड़ी कर दो, है, जहां मन करे वहां खड़ी कर दो। तो भैया हर चीज के प्लस माइनस। तो ये जीवन है ये, इसीलिए शहर के लोग फिर गांव में जाना चाहते हैं। रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, वो इसलिए बढ़ रहा है। कॉटेज में रहना चाहते हैं, भैंस गाय देखना चाहते हैं। लेकिन अब गांव भी वैसे गांव नहीं रह गए। अल्कोहल ने और पुअर अर्बन प्लानिंग, उसने खराब कर दिया है सब। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम की जरूरत है, अच्छे सिस्टम की जरूरत है, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर ऊपर से सन्स ऑफ द सॉयल पॉलिसी, उससे भी फर्क पड़ता है कि भाई सारे ऑटो कौन चलाएंगे, जिनको मराठी बोलनी आती है, जिनको हरियाणवी बोलनी आती है। ये कौन सी बात है। ये भी एक शहर की पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट करता है। तो एक क्लास हो जाती है, वर्किंग क्लास।
गुड़गांव में जैसे एक पूरी क्लास है जो मेड है, पूरी क्लास है एक मेड्स की, जिनका काम है अपर क्लास की सोसाइटी में झाड़ू पोछा बर्तन खाना वही कर रहे हैं, अपर क्लास नहीं कर रही है। ये जितने 16-16 मंजिल की 20-20 मंजिल की जो ये टावर्स बने हुए हैं, वहां पर जिंदगी बहुत बार 9 बजे के बाद शुरू होती है रात को, लेट नाइट पार्टीज। ये भी सोशियोलॉजी का एक बड़ा गजब सा कल्चर है। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि रात को 12 बजे केक क्यों कटेगा। रात को 12 बजे सारे थोड़े ना पैदा हुए थे, अरे दिन में भी तो हो सकता है, पर रात को 12 बजे ही काटना है। हम ये नहीं बोलते कि भाई केक तो बर्थडे का पार्टी नहीं था, पहले हलवा हुआ करता था बर्थडे का पार्ट, खीर हुआ करती थी। अब हलवा और खीर बनेगी तो घर में झगड़ा हो जाएगा, पिज्जा चाहिए, केक चाहिए, पास्ता चाहिए। तो ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अर्बनाइजेशन और कल्चर का पार्ट तो है ही। तो इसीलिए माइग्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। माइग्रेशन से जो है लेबर सरप्लस बढ़ जाता है, उससे जो है पॉकेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी बन जाते हैं, पॉकेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जैसे बुंदेलखंड रीजन है, अगर वहीं पर आप सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराओगे तो वो रीजन भी प्रॉस्पर कर जाएगा, तो माइग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एंगल से आप न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स को देखिए, माइग्रेशन के डेमोग्राफिक डायमेंशन देखिए, और माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो फिर कल्चरल इंटरमिक्सिंग को भी जन्म देती है। जब कल्चरल इंटरमिक्सिंग होती है तो फिर सभी लोग जो हैं क्रिसमस मनाते हैं, सभी लोग जो हैं गुड फ्राइडे भी मनाते हैं, सभी लोग जो हैं गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी मनाएंगे। तो किसी एक कम्युनिटी का नहीं रह जाता, सबके लिए हो जाता है। उससे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का भी जन्म होता है। तो ये आपके सोचने के ऊपर है जो हम कर रहे हैं। आज आप कहाँ हैं कोमल जी? आंचल जी आप स्विच ऑन कीजिए वीडियो। Library. You have joined a library. That's wonderful. So इसीलिए हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन प्लानिंग, मतलब पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग पे इतना जोर है। We were the one of the world's first country in the world 1952 में, जिनकी पॉपुलेशन पॉलिसी में हमने बनाया था। हम पहली कंट्री थे वर्ल्ड में जिन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। हमसे पहले वर्ल्ड में किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। वी वर द फर्स्ट वन इन 1952 टू हैव अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चीजें होती गई। 5 ईयर प्लान्स के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हुई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी अभी आई है 2000 के अंदर। उसके आगे भी आप देखिए डिटेल में कि जो करंट डेटा है वो क्या चाहता है। नेशनल फैमिली जो करंट पॉपुलेशन पॉलिसी है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उसके गोल्स हैं, उसके बहुत सारे गोल्स हैं। तो देखिए क्या वो गोल पूरे हुए कि नहीं हुए। फैमिली प्लानिंग का ही पार्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है,
या जैसे आपकी, मैं आपको और भी कई नाम बता देता हूँ। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को आप खुद पढ़िए, नहीं समझ आएगा तो बताइएगा। जननी सुरक्षा योजना, JSY, फैमिली और चाइल्ड के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आए हैं। जैसे एक और है, एक स्कीम है, इसको भी पढ़िए आप, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ICDS है एक, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जननी सुरक्षा योजना है, और एक और इम्पोर्टेंट आपका जो है यूनिवर्सलाइजेशन, मिशन इंद्रधनुष मैं कहूंगा, मुझे याद है मिशन इंद्रधनुष है एक, जिसके अंडर आप जो है बच्चों को इम्यूनाइजेशन लगाते हैं। आप किसी क्लिनिक में जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा मिशन इंद्रधनुष, बच्चों को वो कराया गया। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम निकाले हुए हैं। प्लीज गो थ्रू दो स्कीम्स। इंडिया एयर बुक में चैप्टर है फैमिली प्लानिंग के ऊपर पूरा, जो भी आपको रिसेंट गूगल करके मिले उसको देखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जस्ट गूगल देम। ठीक है कोमल जी। और की पॉइंट वहां से निकालो, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक, क्योंकि सारी चीजों का आपका ओवरव्यू होना पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद आप कुछ सोचने समझने की शक्ति में होंगे। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो एजिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गायरेटिक केयर, एजिंग जैसे जापान में हो रहा है फिलहाल, हमारी कंट्री की बात तो नहीं होती। तो एजिंग के लिए भी अलग अलग बात है कि आदमी बुढ़ा हो जाता है, आदमी बुजुर्ग हो जाता है, आदमी हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन कहा जाता है। हमारे यहाँ अभी ये नहीं कहा गया कि सबके लिए ओल्ड एज होम बना दो, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो एक मेंटेनेंस एक्ट भी है, मेंटेनेंस एक्ट, कि बच्चों की माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी है ओल्ड एज में। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। यहाँ हमारे यहाँ वो भी है, और भी हमारे यहाँ कई फैसिलिटीज हैं, लेकिन ओल्ड एज में आदमी सोसाइटी से डिसंगेज हो जाता है। एक तरीके से डिसंगेजमेंट का मतलब है कि उसके रोल खत्म हो जाते हैं और उनको अनप्रोडक्टिव मान लिया जाता है, उनको लेस इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है। तो ये एक थ्योरी है जिसको आप कह सकते हो डिसंगेजमेंट थ्योरी, कि भाई अब किसी काम के ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये एलिमेंट नहीं लेना है। किसी भी एज ग्रुप के हों, बुजुर्ग परिवार की रोशनी होते हैं, बुजुर्ग परिवार की हिम्मत होते हैं, बुजुर्ग परिवार की ताकत होते हैं। आप ऐसा कोई एंगल सोच सकते हैं और ऐसा सोचना भी चाहिए। फिर उसके बाद आप उनको एज सर्टिफिकेशन में बांट सकते हो, 60 तक एक, 75 तक एक, 75 से ऊपर एक। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी भी है कि भाई उनके उससे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पे क्या फर्क पड़ता है। फिर एक रोल की बात कर सकते हैं हम कि भाई रोल क्या है उनका। जैसे ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में तो बहुत रोल है, बड़ी माँ, बड़े पापा और ये और वो सब वही हैं, उनसे आगे बढ़ के कुछ माना नहीं जाता। फिर उसके बाद जो है ऐसा भी है, अभी अभी डागर था उनका नाम, मेरे को आगे का नाम याद नहीं रहा, भागमती डागर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इंडिया के लिए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। सुना आपने से किसी नाम? नहीं सुना होगा आई एम श्योर, फ्रंट पेज पे फोटोग्राफ्स आए थे उनके। हाँ सुना है। हाँ सुना है अगर आपने, तो उनके एग्जांपल्स लीजिए, उनको लेके आइए। 85 प्लस। फौजा सिंह एक नाम है, अगर आपने सुना हो तो, फौजा सिंह जी। तो ये सारे नाम जो हैं, ये हमें दिखाते हैं कि बुजुर्गों का रोल है सोसाइटी में बहुत ज्यादा। ट्रीटमेंट देने की बात है उनको, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पार्ट भी है एक तरीके से।
यानी समय के साथ अगर बुजुर्ग ज्यादा होते जाएंगे तो डिपेंडेंसी थ्योरी का पार्ट बन जाते हैं। बेसिकली दे आर अनइकोनॉमिक बर्डन ऑन द सोसाइटी, अगर मैं वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बात करूं। ठीक है ना। वुमेन तो खासकर, क्योंकि उनकी एजुकेशन भी कम थी, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट भी उनका कम था पहले से ही, कमा पहले ही नहीं रही थी वो, अब कुछ कर भी नहीं सकती। पहले शायद साल में एक साड़ी खरीदने को मिल जाती थी उनको, जब घर का काम करना बंद कर देंगी तो उस साड़ी के लिए भी उनको हाथ पैर पसारने पड़ेंगे, और अक्सर वो भी नहीं खरीदेंगी, वो अपने बच्चों के जो पुराने कपड़े होते हैं उससे ही काम चल जाएगा। अभी तो ये नई है, बच्चों को हर बार नए सूट कपड़े चाहिए, अरे मैंने ये लेके क्या करूंगी, मुझे कहाँ जाना है, और वो उस पुराने कपड़े को ही पहन के अपना गुजारा कर। यही है एक बहुत बड़ी सच्चाई। बच्चा जो है जरूर एक 6 महीने में, साल भर में मुझे ये चाहिए, मैं तो बेस्ट कर रहा हूँ अपना, लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे, वो लास्ट में भी पुराने कपड़े ही ले लेंगे बच्चे के और चुपचाप कोने में बैठ भी जाएंगे। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा प्रेमचंद से लेकर, अगर आप और भी रीजनल लिटरेचर पढ़ोगे या आप न्यूज़पेपर और अखबार से तकल्लुफ रखते हो और आपको समझ आता है क्या हो रहा है दुनिया में, तो ऐसे आपको रोज हर दूसरे चौथे दिन आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत मिलते हैं। तो डेवलपिंग सोसाइटी की अलग रोल है, उसका अलग है, और प्रॉब्लम तो होंगी होंगी, फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है ओल्ड एज में, इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है, मटेरियल प्रॉब्लम भी है, इनकम नहीं है बहुत जगह। कितनी बार आता है कि बहुत फेमस फिल्म स्टार थे, 80s में पहुंच गए, 70s में पहुंच गए, दवाई के पैसे भी नहीं है, घर तो बहुत दूर की बात है। भारत भूषण एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया, आप गूगल करके देखिएगा, भारत भूषण जी, नाम भी नहीं सुना होगा आपने तो, कि कौन थे और क्या हाल हुआ बाद में। बड़े बड़े स्टार्स की तरह उनका पहले रोल था। तो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ वो भी हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी है, आर्टिकल 41 भी है। आर्टिकल 41 बोलता है कि वीकर सेक्शन के लिए और बुजुर्गों के लिए हम ना कुछ करें, हमारी जिम्मेदारी है ये, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। एल्डरली के लिए और वीकर सेक्शन के लिए आर्टिकल 41 बोलता है, लेकिन क्या वाकई कहाँ कहाँ हो रहा है ये हमें देखना है। तो एजिंग का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और हमें उसको पॉजिटिवली देखना है। इसके अलावा जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आप लोग लगातार पढ़ते आए, वो है सेक्स रेशियो। हिंदुस्तान का सेक्स रेशियो, हरियाणा का सेक्स रेशियो, लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही एनसीआर रीजन के अंदर अभी अभी एक जगह देयर हैड बीन, जिसे हम रेड कहते हैं, वो मारी गई, और फीमेल फीटस था, और चाहते थे कि इट मस्ट बी अबॉर्टेड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो फीमेल फिटिसाइड कल्चरल बिलीफ के कारण, रिलीजियस बिलीफ के कारण, मेल चाइल्ड के कारण, मेटा बॉय सिंड्रोम के कारण, गर्ल बेबी नहीं चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, माइग्रेशन के कारण, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के कारण, तो सेक्स रेशियो जो है हरियाणा और पंजाब जैसे प्रॉस्परस एरियाज में तो और ज्यादा गड़बड़ है। फैमिलीज जो है चाहती हैं कि कम बच्चे हों लेकिन लड़का ही हो। हरियाणा के बैकवर्ड रीजन मेयात, फतेहाबाद, उनकी सेक्स रेशियो बाकी डिस्ट्रिक्ट से बेटर है अगर हरियाणा की बात करेंगे। तो डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से नहीं होता, करना पड़ता है। इसलिए हरियाणा जैसे राज्य में तो ब्राइड्स भी इंपोर्ट की जाती हैं, झारखंड से ब्राइड आ रही हैं, केरला से ब्राइड आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि इमर्जिंग इश्यूज क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का मतलब है कि भाई आप अल्ट्रासाउंड मशीन्स को तरीके से आप देते हैं मेडिकल सेंटर्स को। जो आपका एक्ट है पीसीपीएनडीटी एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट, उस एक्ट को स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, उसके अमेंडमेंट किए गए हैं अभी। पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है वो उसको इस तरीके से बनाया गया है अब कि भाई हर हाल में पता लगाया जा सके, उसका मिसयूज ना हो। मास अवेयरनेस कैंपेन भी है उसके लिए, कल्चरल शिफ्ट की भी लेकिन उतनी ही रिक्वायरमेंट है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के आप प्रोविजंस अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यस,
उसके लिए डिटरेंट के तरीके भी है और पॉजिटिव भी है, और एक गवर्नमेंट ने और इंस्टीट्यूशन ने बहुत रोल प्ले किया है। लेकिन अब ठीक है, तो बस पॉपुलेशन डायनामिक्स में हम दो चीजें और ऐड कर सकते हैं। एक तो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक यूएनडीपी का प्रोग्राम, और हाँ, जो एंगल हमने अभी डिस्कस नहीं किया, सरोगेसी। सरोगेसी बिल अभी पास हुआ था, उसके ऊपर आप एक बार पढ़िए, फिर हम चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद आपका आईवीएफ का जैसे अब बहुत बढ़ गया है, आईवीएफ सेंटर्स इतने हो गए हैं, ये इमर्जिंग इश्यूज में है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक इमर्जिंग इशू का फैक्टर है। तो ये जो डायनामिक और कंटेम्प्रेरी इशू है, एक बार आप पढ़िए इसको, फिर हम इसको दोबारा देखते हैं, और इसके बाद फिर हम जो है एक अपना जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी हम बात करेंगे। एंड दैट्स हाउ वी विल मूव टुवर्ड्स डिस्कसिंग सम कंटेम्प्रेरी इश्यूज। उसमें ही मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की बात करूंगा, और नेक्स्ट लेवल के ऊपर फिर आपको, जब आपका फर्स्ट लेवल पूरा हो जाता है, देन वी विल गो फॉर द सेकेंड लेवल।